May I come in, sir? नहीं। Good morning, ma'am. Good morning, sir. Thank you, sir. दे दीजिए, स्लिप दे दीजिए, बैठिए। Thank you. अपना परिचय दीजिए और परिचय देने में ध्यान रखिएगा कि नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख ना आने पाए। ओके सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा संत कबीर नगर जनपद से हुई है। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और UPRTU प्रयागराज से मैंने परास्नातक किया है। अभी वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। हाल ही में मैंने ज्वाइन किया है। गुड। किस डिपार्टमेंट में है? सर, पंचायती राज। अच्छा, तो अच्छी जगह तो आप जॉब कर रहे हैं, क्या जरूरत है शिफ्ट करने की? सर, मैंने जब स्नातक किया था उसके बाद मैंने प्रिपरेशन सिविल सेवा की स्टार्ट की। फिर फाइनेंशियल सब स्टेबिलिटी के लिए मैंने ये जॉब ज्वाइन कर लिया। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ अभी हाल ही में। लेकिन अभी मैं शिक्षा के क्षेत्र में अभी मैं प्रयास कर ही रही थी, तो फिर मेंस का एग्ज़ाम देने का मुझे मौका मिला। और सर, अभी सिविल सेवा में विविधतापूर्ण कार्य करने का चांस मिलेगा, तो मुझे अपनी शिक्षा उसको निखारने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि विविधतापूर्ण कार्य से क्या है? सर, यहाँ पे जैसे वहाँ पे मैं एक डिपार्टमेंट में ही सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पे हूँ, तो एक डिपार्टमेंट तक सीमित रहूँगी। जब भी आगे अगर मैं अनुभाग अधिकारी भी बनती हूँ तो एक डिपार्टमेंट तक जुड़ी रहूँगी। और यहाँ पे मैं विविध क्षेत्रों में कार्य करने, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य, कृषि या जो भी क्षेत्र हैं संबद्ध, मैं हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त करूँगी। तो फिर और यहाँ पे सर एक अभी मैं 4600 पे स्केल पे भी हूँ, तो अभी मुझे और अपने उसमें ऊंचाइयाँ चाहिए था अपने करियर में। मैं अभी ग्रोथ में और अच्छा करना चाहती हूँ। अभी आप सहायक समीक्षा अधिकारी हैं? जी सर। सहायक समीक्षा अधिकारी जहाँ आप काम कर रही हैं 20 साल बाद कहाँ पहुँचता है? सर, अनुभाग अधिकारी तक। 25 साल बाद? सर, अनुसचिव। उसके बाद? डिप्टी सचिव। उसके बाद? ज्वाइंट सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर विशेष सेक्रेटरी, और फिर सर उसके बाद तो कम ही चांस है कि। ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी से छोटी पोस्ट है? जी सर। श्योर है? सर, अभी मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में मुझे जहाँ तक पता है, सॉरी बहुत ज़्यादा अभी नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। तो कुछ ऐसे डिप्टी कलेक्टर आपने सबसे ऊपर रखा होगा पदानुक्रम में। उसके बाद डीएसपी। ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टर के कार्य बता दीजिए। सर, डिप्टी कलेक्टर का कार्य जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और या राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्य सौंपे जाते हैं वो करना, और राजस्व मामलों का प्रबंधन करना होता है, और राजस्व से संबंधित कार्य रहते हैं सर। डिप्टी कलेक्टर से ज़्यादा लोकप्रिय डेजिग्नेशन है एसडीएम। जी सर। दोनों एक ही हैं? दोनों में अंतर है? सर, डिफरेंस है। क्या? सर, डिप्टी कलेक्टर को सिर्फ राजस्व मामलों का से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन एसडीएम को सर मजिस्ट्रियल पावर भी प्राप्त होती हैं और कार्यकारी अधिकार भी प्राप्त होते हैं। उनको लॉ एंड आर्डर मेंटेन करने के लिए सीआरपीसी 1973। तो आपका अपॉइंटमेंट डिप्टी कलेक्टर के पद पर होने जा रहा है ना? जी सर, लेकिन एसडीएम डिप्टी कलेक्टर रैंक का ही ऑफिसर होता है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर आपका चयन होगा। जी सर। आपका अपॉइंटमेंट होगा तहसील लेवल पर। जी। उस समय देखते हैं कि सब एसडीएम बोलते हैं। सर, ये हमको नहीं समझ में आता है।
सर जब एसडीएम का अधिकार उनको सौंपा जाएगा, अधिकार मिलेगा तो ही एसडीएम। कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि केवल रेवेन्यू कलेक्शन का काम करे? जी सर। एसडीएम एक साथ दोनों कार्य करता है? मैक्सिमम तो सर एक साथ दोनों कार्य ही कर, सब डिविजनल ऑफिसर अगर हैं तो फिर दोनों कार्य मिला है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अगर हैं तो फिर दोनों कार्य। जब से कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ हर जगह तो नहीं, 7 जिलों में है सर। हाँ, तो डिप्टी एसपी के पास कौन से अधिकार बढ़ गए? सर अब उनको आकस्मिक कोई भी घटना होगी तो डीएम या जो भी कमिश्नर रहेगा उसको डीएम के आदेशों का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। उसमें कार्य विधि या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनके आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा सर। वो अपने कानून व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं अभी। तो ऐसे हम देख सकते हैं क्या कि डीएम और एसडीएम या मजिस्ट्रेट के अधिकारों में कमी हो गई कमिश्नरेट प्रणाली जहाँ लागू हुई? सर कमिश्नरेट प्रणाली में ये इसलिए लिया गया सर, अधिकारों में तो सर उनको ऐसे अधिकारों का से सिर्फ मिला है जो जैसे लाइसेंस जारी, कमिश्नर को उस क्षेत्र से कानून व्यवस्था बनाए। तो ये सारे अधिकार तो डीएम के पास हुआ करते थे, तहसील में एसडीएम के पास हुआ करते थे, तो अधिकारों में कुछ कमी आई? जी सर, मुझे लगता थोड़ा बहुत तो कुछ कमिश्नरेट सिस्टम में जहाँ होगा वहाँ डीएम के कार्य क्षेत्र से कुछ अधिकार तो। ठीक है, आप एसडीएम बन जाती हैं। आपने इतिहास पढ़ा है? जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसमें? जी। ये कैसे मदद करेगा आपको, या फिर पढ़ा और पढ़ करके फिर ये ठंडे बस्ते में आप इसको छोड़ दिया? सर जरूरत रहेगी इतिहास की क्या, जो आपने पढ़ाई लिखाई की है? जी सर, इतिहास हमें अतीत की भूलों से वर्तमान में हमेशा चेतावनी देता है कि हम ये गलतियां ना करें। और सर इतिहास के माध्यम से ही हमको जो भी अभी वर्तमान में सिचुएशन हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उसके बारे में भी इतिहास हमें एक जानकारी देता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो भी प्रशासन का है, ब्रिटिश काल से कहीं ना कहीं उसमें कुछ अब संविधान में भी ज़्यादातर जितने अनुच्छेद हैं ब्रिटिश काल की गवर्नमेंट से लिए गए हैं। तो इतिहास पढ़ने पे ही हमको पता चला है कि हाँ, हमको जो भी। तो जिसने इतिहास नहीं पढ़ा है वो कैसे करेगा फिर? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि इतिहास जो नहीं पढ़ा है, क्योंकि इतिहास पढ़ना पड़ता है जीएस के एक सब्जेक्ट के रोल में, तो इतिहास तो उतना सभी ने पढ़ा ही है। वही तो, आप अपने आप को विशिष्ट कैसे बनाएंगी इतिहास पढ़ करके? कोई विशेषज्ञता आप में आई? सर एक जो है, मैं निर्णय लेने में ज़्यादा और लोगों के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा ये तो हमको लगता है, इसलिए आपने ये क्षमता ज़्यादा है कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है सर। लेकिन इतिहास का भी है, क्योंकि मुझे समाज संस्कृति, भिन्न भिन्न समाज संस्कृति और राजनीति के बारे में भी अनुभव है कि प्राचीन काल में कैसे प्रशासन किया गया था, फिर समय काल के अनुसार कैसी परिस्थितियां बदली। ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका योगदान फिर कुछ नहीं है इसका? नहीं सर, बजट प्रबंधन में मैथमेटिक्स का योगदान है और डेटा के विश्लेषण में है, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? सर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। कौन है चेयरमैन? मिस्टर संजय श्रीनेत। कौन नियुक्त करता है इनको? सर राज्यपाल। कि मुख्यमंत्री? नहीं, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की कोई भूमिका इनके नियुक्ति में? सर शायद समिति के, नहीं सर इनका नहीं। राज्यपाल जिसको चाहे उसको बना दे? नहीं सर, एक समिति के आधार पे होता है, उसमें योग्यता के आधार पे होता है। अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर। दो तीन सवाल हम आपसे करते हैं। एक तो इतिहास के लिए आपने बताया कि उससे हमको विगत से पास्ट में क्या हो चुका है उससे कुछ शिक्षाएं मिलती हैं,
एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है जर्मनी का, हेगेल। जी सर। हेगेल ये कहता है कि हम इतिहास से एक ही चीज़ हम सीख पा रहे हैं कि हम उससे कुछ नहीं सीखते। हेगेल के ये स्टेटमेंट से आपकी बात तो खंडित हो जा रही है। कौन सही है, आप सही हैं या हेगेल सही है? सर मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा नहीं है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीख पाते हैं, लेकिन अब उन्होंने कुछ विचार दिया होगा तो किसी और परिप्रेक्ष्य में उनका रहा होगा। अब मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो सर मैं नहीं, उसका अर्थ बिल्कुल क्लियर है कि वो ये कहना चाहता है कि जानते सर तो हैं इसलिए वो कि बोल रहे पास्ट हैं में ये क्योंकि गलती हुई थी इसलिए ऐसा हुआ, सर लेकिन फिर हम गलती वही कर देते हैं, तो हम सीखे कहाँ? सर वही चीज़ वो कहना चाह रहे हैं कि इतिहास की भूलों को हम अपना नहीं रहे हैं, सचेत नहीं हो रहे हैं। इतिहास हमेशा एक चेतावनी देता है कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो फिर परिस्थितियाँ वैसी रहेंगी। पास्ट में मान लीजिए मुगल काल का या गुप्त काल का जो वो है समाज और एडमिनिस्ट्रेशन, जी सर। तो वह मॉडल तो आज नहीं काम करेगा। जी सर। क्योंकि वो राजतंत्र था, अब हम लोकतंत्र हैं। जी सर। तो तब क्या योगदान करेगा आपका वो ज्ञान जो आपने पास्ट का किया है? सर वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी थी, प्रशासन में राजतंत्र था, लेकिन जैसे उस टाइम पे कुछ आधुनिक जैसे माप प्रणाली हो गई, भू राजस्व से संबंधित जो रैयतवारी व्यवस्था ये सब लाई गई थी। प्राचीन काल में भी कई शासकों ने जो लाया था, उससे हमने वर्तमान में कुछ न कुछ सर ग्रहण किया है। अभी जैसे था अकबर के काल में उन्होंने सहिष्णुता की नीति चलाई थी और कई ऐसे सुधार किए थे कि सभी धर्मों को मजहरनामा के तहत सभी धर्मों के लोगों की एक राय लेते थे, फिर विचार तो एक हम अभी अपने वर्तमान में जैसे अच्छा खैर छोड़िए इन बातों को। फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपने भी 80 में पढ़ा है। जी सर। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स? सर सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा कुछ मैथमेटिशियंस के नाम बताइए, भारतीय प्राचीन भारत के कुछ। सर आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। भास्कराचार्य की जो उनकी जो किताब है, पुस्तक है, उसका क्या नाम है? लीलावती। इसके पीछे क्या है, कंक्लूजन क्या है? कुछ आपने पढ़ा होगा कि नहीं उसको, लीलावती को? नहीं सर पढ़ा। कोर्सेज में नहीं है। आधुनिक युग के कोई भारतीय गणितज्ञ? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, सॉरी। रामानुजन का नाम नहीं सुना है? जी सर रामानुजन का नाम सुना है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सर अभी याद नहीं है। वेस्टर्न मैथमेटिशियंस में एक दो नाम लीजिए जिनकी थियरीज पढ़ी हो आपने। सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है मैथमेटिक्स से। इसका मतलब आपने गणित को ठीक से नहीं पढ़ा था? सर पढ़ा था लेकिन काफ़ी टाइम हो गया तो फिर अभी याद नहीं आ रहा है। कोशिश नहीं कर रही है। फादर ऑफ साइंस कौन है? सर सॉरी याद नहीं। अरे अरे अभी नाम में कंफ्यूजन हो रहा है तो। अरे अरिस्टोटल का नाम सुनी होगी, सबके फादर यही, उस सब के पिता वही हैं। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। डिस्कशन आपका हो रहा था चेयरमैन साहब के साथ, तो आपने ये कहा कि सचिवालय सेवा में हम मोनोटोनस हो जाएगा। आप अभी हैं किस अनुभाग में? सर मैं पंचायती राज में। तो वहाँ भी तो इंटरनल चेंजेज होते होंगे सर। इंटरनल कभी आप शिक्षा के अनुभाग में आ जाएंगे, कभी आप टैक्स वाले अनुभाग में आ जाएंगे। जी सर होते हैं, लेकिन सर उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो फिर एक क्षेत्र तक ही मैं सीमित रहूंगी, ज़्यादा क्षेत्र का अनुभव मुझे नहीं होगा। नहीं माने ये सभी तो अलग अलग क्षेत्र हुए। जी सर। और ये माना जाता है कि यूपी के ऑफिसर्स जो हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई
सचिवालय तो हम लोगों का तीर्थ है, तो वो तो ऐसा तीर्थ है कि वहाँ सारे अफसरों को जाना पड़ा। जी सर, लेकिन अभी मैं अपने शिक्षा, वही मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं प्रगति, अभी मैं और ऊंचाइयां चाहती थी कि मैं प्रयासरत थी। और नेचुरली दैट इज ह्यूमन नेचर, उसमें कोई अनुचित नहीं है, अच्छी सोच है। ठीक है मैडम। आपने इतिहास पढ़ा है? जी मैम। का इतिहास में, भारतीय इतिहास में कौन से ऐसे राजा को आप चाहेंगे कि फिर से भारत का राजा बन जाए? मैम अभी तो चयन करना थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन अशोक महान, सम्राट अशोक को। लेकिन आप लोकतंत्र को पीछे करके आप राजतंत्र क्यों लाना चाहेंगे? लोकतंत्र आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, लोकतंत्र तो कितना भी हो, राजतंत्र से हर मामले में लोकतंत्र सही है। फिर आप अशोक महान को क्यों वापस लाना चाहेंगे? मैम आपने चयन करने को दिया तो फिर मुझे सम्राट अशोक ही उस टाइम याद आए। सम्राट अशोक को आपने क्यों कहा, क्यों उनको चुना? मैम उन्होंने एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो आज हमारे प्रचलन में है, उन्होंने उसी टाइम एक धम्म नीति के माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंध अपने बना सांस्कृतिक प्रचार करना चाहा था। उन्होंने युद्ध की नीति का जब त्याग किया था तो उन्होंने एक सहिष्णुता की नीति के माध्यम से पूरे विश्व को साधना चाहा था। इसलिए मुझे, और लोगों के साथ उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, और जिससे लोग उनकी योजना, उनके विचारों को समझ सकें, उनकी बातों से जुड़ सकें। और उन्हें मानवता पे ज़्यादा जोर दिया था, पशु हिंसा, पशु बलि पे रोक लगाने की कोशिश की थी, तो मुझे इसलिए पसंद है। सॉफ्ट पावर का भी आपने जिक्र किया ना? जी मैम। क्या है सॉफ्ट? मैम ऐसे माध्यम से युद्ध या जो भी युद्ध के या वैसे माध्यम से जो धार्मिक या कुछ आकर्षक चीज़ों के माध्यम से अन्य देशों को प्रभावित करने का, एक कल्चर के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से प्रभावित करना अन्य देशों को। सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, पता है कुछ? मैम चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी में इंक्लूड होती हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में, भारत की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको भारत एज अ सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता है? मैम एक तो सांस्कृतिक कल्चर जो हमारे हैं, योग, आयुर्वेद। सांस्कृतिक कल्चर के अलग अलग चीज़ें हैं? सांस्कृतिक कल्चर, संस्कृति जो हमारी है उससे संबंधित जो चीज़ें, ठीक है, एक हो गया। और योग, आयुर्वेद का प्रचार के माध्यम से, और मैम पर्यटन जो स्थल है उसके माध्यम से भी हम उसको प्रचारित करके लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य जो देश हैं वो आकर्षित होंगे। और मैम जो संगठन होते हैं बहुराष्ट्रीय तौर पे, उनके माध्यम से भी उनका आयोजन करके, बैठकों का, सम्मेलन का आयोजन करके भी किया जा सकता है। कुछ अच्छे पॉइंट्स बताओ, जैसे सिनेमा, हाँ मैम, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, है ना? जी मैम। ये सब चीज़ें, ये सब तो पता होनी चाहिए, है ना? जी जी मैम। ठीक है। भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा होगा आपने? जी मैम। तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले, या दूसरे शब्दों में मैं पूछूं, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, अगर 3 जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं, 3 कोई, आप कौन कौन से 3 चीज़ों को लिस्ट करेंगे? मैम पंचशील सिद्धांत, गुट निरपेक्षता की नीति, और गुजराल सिद्धांत का मैं जिक्र करूँगी। क्या है गुजराल सिद्धांत? मैम अन्य देशों के साथ अनाक्रमण, अन्य देशों के संप्रभुता के जो भी देश हैं उनके सोच के बोलो, और ले सकते हैं। मैम जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध सबसे अग्रणी रहेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनको सबसे आगे रखेंगे। और हमारे जो हिंद महासागर के क्षेत्र है उसमें नहीं, एक चीज़ ये बताइए, आपने पहले ही कहा कि पंचशील, जी सर, क्या ये अनाक्रमण की नीति पंचशील का अंग है या नहीं है? है सर। तब इसको अलग से गिनाने की क्या ज़रूरत है? पंचशील में ये तो है ही है, और कुछ सोचना चाहिए कि इसके अलावा क्या है।
नहीं सर, गुजराल सिद्धांत में मैंने बोला कि उसमें भी इस पे जिक्र किया गया है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे अन्य देशों की। नहीं, गुजराल सिद्धांत में 2 लाइन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तुम भूल रही हो, एक बार पढ़ा होगा, ध्यान दो। बेस क्या था गुजराल सिद्धांत का? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अन्य देश, हिंद महासागर के जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनकी मैम अभी याद नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी सुना होगा? जी मैम। क्या है? मैम पूर्व के देशों से कनेक्टिविटी बढ़ाने का है और उनसे हर द्विपक्षीय संबंध अच्छे करने का। अच्छा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया अपने रिलेशंस को सुधारने की बात कर रहा है या फिर कहें कि एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहा है? मैम म्यांमार, थाईलैंड और जो भी आसियान के देश हैं लगभग उन सभी के साथ, और जापान। आसियान में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 10। 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे ना? कौन कौन से मेंबर्स थे? सॉरी मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। बैठिए 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 बैठिए। पंचायती राज विभाग आपका ये कब बना है? सर पंचायती राज विभाग स्थापना कब हुई? 1947 में यूपी में, उत्तर प्रदेश पंचायत, उत्तर प्रदेश 1947 श्योर हैं? जी सर, उत्तर प्रदेश में 1947 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई थी। नहीं, हमने अधिनियम नहीं पूछा है, हमने पूछा है कब स्थापना हुई इसकी, कब ये बना विभाग आपका? सॉरी सर, 1949 है, देखना इसको। और मंत्री कौन है आपके विभाग की? सर इस टाइम कोई मंत्री नहीं है, इस टाइम सीएम सर के उसमें है। हाँ ठीक है। और केंद्रीय मंत्री होंगे? सर गिरिराज सिंह हैं? सर गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। निदेशक कौन है पंचायती राज विभाग के? सर मिस्टर मनोज कुमार सिंह, अपने यहाँ मतलब मेरे यूपी में। हाँ ठीक है, मनोज कुमार यूपी में, हाँ निदेशक ही हैं। आप जरा बता दीजिए कि कार्य क्या है आपके विभाग के? सर विभाग, मेरे कार्य, पंचायती राज विभाग के कार्य। सर पंचायती राज विभाग का एज ए होल। सर सामाजिक आर्थिक विकास करना, पंचायतों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक आर्थिक विकास करना, ताकि लोग अपने जनता की भागीदारी हो सके, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा। कितने स्तर हैं ये पंचायत के? सर 3 स्तर अपने यहाँ हैं यूपी में। सर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए आप। उत्तर प्रदेश की सीमा? जी सर। कितने राज्य स्पर्श करते हैं? सर 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से हैं? सर 8 राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और तो गए 8। कैसा? नोमोफोबिया सुन रखा है आपने, क्या है ये? सर अभी याद नहीं आ रहा। नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया। ओके सर, नहीं मैंने पहले सुना नहीं था। मोबाइल, अगर आप मोबाइल रखने की आदत आपकी भी होगी? जी सर। अगर मोबाइल आपसे ले लिया जाए और उसके बिना आप न रह पाए, जी सर, तो फिर ये है नो मोबाइल फोबिया। तो कौन से नुकसान होते हैं इसके? सर रेडियो एक्टिव तत्व निकलते रहते हैं। ये तो मोबाइल से नुकसान की बात है सर। ये तो हम एकांतवास में फोबिया हो जाए अगर किसी को, तो क्या नुकसान संभावित है व्यक्तिगत स्तर पर उसका? सर एक तो हम अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि एक हमें लोगों से कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन जो होता है वो
ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहने की वजह से। और बताइए, अवसाद की स्थिति में चले जाएंगे, मोबाइल रखने पर भी चले जाते हैं और न रखने पर भी चले जाते हैं, इसके अलावा और बताइए। सर एक कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, सबसे ज़्यादा है कि मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दोनों पर लागू होगा, मोबाइल रहने पर भी कंसंट्रेशन नहीं होता और न रखिए तब भी नहीं होता है। सर हम लोगों का मोबाइल रखने पे नहीं होता है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम मोबाइल से कंसंट्रेशन की ही है। चलिए, अभी 1 जनवरी को इसरो ने जी सर कुछ बड़ा काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है। जी सर, एक्सरे पोलरोमीटर उपग्रह का लॉन्च किया है। हाँ, तो भारत की प्रतिष्ठा में, साख में वृद्धि हुई। जी सर। तो किस तरह की वृद्धि हुई है, साख और प्रतिष्ठा में कैसे वृद्धि हुई है? सर ये ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। और ये लॉन्च करने वाला दूसरा देश है, इसके पहले अमेरिका ने लॉन्च किया था, तो इसलिए भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि अभी तक किसी और अन्य देश में सिर्फ अमेरिका ने किया था। इसरो के चेयरमैन कौन है? सर सॉरी सर, अभी नाम। एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री जी के मन की बात आप सुनती होंगी? जी सर। ऐसे भी सचिवालय में है, तो अभी रिसेंटली कब उन्होंने मन की बात किया था? सॉरी सर, याद नहीं हमको अभी लास्ट। अभी भी हाल की बात है, 31 दिसंबर 108वां एपिसोड था उसका। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। भारतीय अध्यात्म और संस्कृति में 108 का महत्व तो पता है? क्या महत्व है 108 का? सॉरी सर, अभी याद नहीं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है? सर 22 जनवरी को। प्राण प्रतिष्ठा से क्या तात्पर्य है? सर स्थापना करने से, मूर्ति की स्थापना करने से है शायद तात्पर्य। क्या है मतलब, कुछ प्रोसीजर प्रोसेस पता है क्या उसका? प्राण प्रतिष्ठा शब्द बहुत चर्चित हुआ इधर। सॉरी सर। प्राण की प्रतिष्ठा मंत्रोच्चारण के माध्यम से। चलिए, कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? सर पीएम सर रहेंगे। हाँ, 5 लोग रहेंगे। कौन कौन? नाम नहीं पता है सर। ठीक है, कोई बात नहीं सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर ठीक ही रहा है। कैसा महसूस की, बताओ? सर ठीक ही महसूस की हूँ। अच्छा, इसके पहले भी मैंने एक जगह दिया था तो मैं ज़्यादा नर्वस थी, वहाँ के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो। अच्छा, तो आज बेटर महसूस कर रही आज बेटर महसूस कर रही हूँ। देखो, कैंडिडेचर तुम्हारा अच्छा है, अच्छी कैंडिडेट हो, तो जैसे इम्प्रूव की हो ना, पहला मॉक फिर दूसरा मॉक। जी सर। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है। जी सर। और कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। एक तो ये जो हम लोग फर्स्ट मिनट पर जोर देते हैं कि इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट, वहाँ पूछना, फिर अभिवादन करना, फिर कहे जाने पर बैठना। जी सर। इसमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस लिया, और ना हड़बड़ी दिखाना है, ना तो ढीले ढाले तरीके से काम करना है। ईगरली कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ से आना है। 2-3 कदम चल करके आओ, फिर अभिवादन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड नून, जो भी बोलना पूरे बोर्ड को एक बार में करना है। ये कोई महिला सदस्य है तो एक बार और अलग से कर सकती हो, नहीं तो सबको 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग, तो सबको अलग से करने की जरूरत नहीं, अलग अलग सबको। एक तो ये। दूसरी बात कि जब इंट्रोडक्टरी सेशन स्टार्ट हो इंटरव्यू का, तो उसमें आज जो हम लोगों ने महसूस किया कि जवाब देना शुरू की हो तो जैसे रेडियो ऑन कर दिया जाए, बोलने लग जाए। तो एक मन बनाओ कि 2-3 पॉइंट में प्रिसाइज आंसर देना है उसका। जी सर। कहीं रुकना है, बोर्ड को लगे कि अब रुक रही हो, है ना? जी सर। ये ध्यान देना है, उसको परिमार्जित करना और बेहतर करना है। तो मिडिल फेज में ये ऑब्जर्वेशन है कि क्वेश्चंस को अवॉइड कर रही थी ये सारी। ये लग रहा था कि कोशिश करने पर इसका जवाब तुम दे सकती हो, तो कोशिश करना चाहिए।
उसमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। जी सर। सारी बोलना अगर कोशिश नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर हाँ। कोशिश करने पर भी लगता है कि आई एम नॉट श्योर, तो सारी कहिए। हाँ, अगली बार वही बोलने जा रहे थे सर इनको कि सारी बोलो। सर मुझे सारी बोलना उत्तर देने जैसा है, माना जाता है। क्लियर कट नहीं आता है तो सारी सर। सर मुझे थोड़ा सा नाम का इशू होता है, तो इस वजह से मुझे नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं गलत ही बताऊं। केवल इसलिए हो रहा है कि जल्दी जल्दी में चीज़ें पढ़ना है, तैयार करना है, बताना है। हमको लगता है कि वहाँ जो सचिवालय में जॉब कर रही हो सर, तो जो ये नेचर जो अखबार पढ़ने का, न्यूज़ कलेक्ट करने का, ये सब छोड़ दी होगी। अब इकट्ठा सब कर रही हो जी सर, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उसमें घबराओ नहीं, अखबार को ठीक से पढ़ो जी सर। न्यूज़पेपर, और कहीं किताब कापी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। न्यूज़पेपर पिछले 4-5 दिन का ले लो, और जब तक इंटरव्यू कितने तारीख को है, 10 को, तो 10 तक अखबार पढ़ो। उस दिन का भी अखबार पढ़ कर जाओ। जो अखबार पढ़ती हो उसके संपादक वगैरह को जरूर जानो। कभी ये भी एक क्वेश्चन बनता है कौन सा अखबार पढ़ती है, उसके संपादक कौन है। अच्छा। अखबार ठीक से पढ़ो, बहुत ज़्यादा है 8-10 खबरें कलेक्ट करो जो बर्निंग न्यूज हो ढंग की, तो उन्हीं के बारे में ठीक से पढ़ लो, चाहे नाम हो, प्रास एंड कांस, उसकी सारी चीज़ें। कैंडिडेचर अच्छा है, उसमें दो राय नहीं, अच्छा कर सकती हो। फाइनल फेज जो इंटरव्यू का था उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ था, तो उसका कारण यही बैठे बैठे अपना रिजल्ट बनाई होगी, करे कुछ इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ये सोचना ही नहीं है। कितना भी खराब इंटरव्यू चल रहा हो सकता है लास्ट वाले 2-3-4 मिनट में बोर्ड इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर। और मार्क दो। ओके सर। रिहर्सल करती रहो, घर में प्रैक्टिस करो, दोस्तों के बीच में बातचीत करो, अखबार पढ़ो।